Hello students, this week we are going to learn about something, civics, the chapter number 5, the parliamentary government, the judiciary. We have two levels of government in our country, one for the center and the other for the states. Means हमारे यहाँ आपको पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों का चलता है सब कुछ, इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं. हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट भी होती है. पावर्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो इन गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं ये सब बहुत अच्छे से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है. We have a federal form of government and a single unified judiciary. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी अलग पावर्स होती हैं. एंड अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी मीन्स कि जो जितने भी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, या कोई भी किसी भी तरह का कोर्ट अगर हैं तो वो किसके कंट्रोल में होता है? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज़ नोन एज सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी. तो हमारी इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की जुडिशरी है? इट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the powers are given both to the center as well as to the states government also. And a single unified judiciary means कि हमारी सब कोर्ट्स का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? It is in the hand of Supreme Court. The subordinate courts, the district courts and high courts are all the subject to the control of Supreme Court, which is the highest judicial body in India. इसीलिए हमारे Supreme Court को highest judicial body कहा जाता है. The Constitution says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है तो वो हर कोर्ट के ऊपर लागू किया जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया के अंदर द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट होता क्या है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, या वो किन किन लोगों से मिलकर बनता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. The composition and organization of the Supreme Court is given below. Appointment of the judges. अब जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या किनको मिलाकर सुप्रीम कोर्ट बनता है, ये देखते हैं. In accordance with the Act of 2008, the Supreme Court consists of the Chief Justice of India and not more than 30 other judges. Means Supreme Court में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 30 अदर जजेस होते हैं. एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी. मतलब कि जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से हर एक जज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. बट प्रेसिडेंट भी किससे कंसल्ट करते हैं? ही कैन कंसल्ट विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो और जजेस हैं, एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, अगर प्रेसिडेंट ऐसा करना सही समझते हैं तो. या बट वाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस, लेकिन जब उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है. ये प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की कंसल्टेशन ले, उनका मत लें, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन, उनका मत लेना ही पड़ता है. अब द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी सीनियरिटी. अब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट हमेशा ही सीनियरिटी के बेसिस पे करते हैं. जो सीनियर होंगे उनको पहले चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है. अब जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए किसी भी पर्सन के पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज. A judge of the Supreme Court
मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही है कि अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बनना है तो ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उन्हें इंडिया का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट फॉर 5 years, और उन्हें या तो हाई कोर्ट में 5 years के लिए जज होना चाहिए, नहीं तो उनको एक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर 10 years, 10 साल के लिए कम से कम उन्होंने वकालत की हो हाई कोर्ट में, और बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, और प्रेसिडेंट की समझ में एक फेमस ज्यूरिस्ट होने चाहिए, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ज्यूरिस्ट कौन होते हैं? जो ही एक्सपर्ट होते हैं लॉ में, मींस जो लॉ के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं और लॉ के साथ डील कर सकते हैं। ही इज़ कॉल्ड एज अ ज्यूरिस्ट। तो क्वालिफिकेशन समझ आ गई। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिशियल ऑफिस एंड रिमूवल। अब जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कितने टाइम तक ऑफिस मींस एज अ जज रह सकते हैं या और उनका रिमूवल कैसे हो सकता है। वंस अपॉइंटेड अ जज रिटायर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 years, मीन्स कि अगर एक बार कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं तो उनका रिटायरमेंट कब होता है? 65 years की एज में। वैसे तो उनको कोई निकाल नहीं सकता, बट अ जज मे रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वो खुद चाहें तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट को देकर। दूसरा, ही मे also be removed from his office by the president only on grounds of proven misbehavior or incapacity। और अगर उनको हटाना चाहे तो वो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, वो भी उस ग्राउंड्स पर कि उनका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव किया हुआ हो और या फिर उनकी कोई इनकैपेसिटी हो। But that is possible only when an address of each house of parliament passed by a majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting has been presented to the president। अगर पार्लियामेंट के लोग उनका मिसबिहेवियर या उनकी इनकैपेसिटी प्रेसिडेंट के सामने प्रूव कर देते हैं, तभी प्रेसिडेंट इज़ केपेबल टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सैलरीज ऑफ द जजेस। अब जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरीज क्या होती है और कैसे उसको डिसाइड किया जाता है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर पेड सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो जजेस की सैलरी होती है और या चीफ जस्टिस की सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इन एडिशन टू दैट जजेस आर एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री रेजिडेंस एंड अदर अलाउंसेस। उनको रेंट फ्री रेजिडेंस मिलता है, मींस उनके रेजिडेंस के लिए उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड अदर और दूसरे अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं, जैसे फ़ोन फैसिलिटी है या कोई और दूसरी ड्राइवर फैसिलिटी है, कन्वेंस फैसिलिटी है, ये सब अदर अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं। Their salaries are charged on the consolidated fund of India and cannot be voted upon by the parliament। और ये जो जजेस की सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होती है और पार्लियामेंट में इसका कोई उनसे परमिशन लेने की कोई नीड नहीं होती इसमें। फिर है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ज्यूरिसडिक्शन मींस वो किन किन तरह के केसेस को डील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ज्यूरिसडिक्शन मींस द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ exercises to interpret laws and to settle dispute। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जो पावर्स किसी कोर्ट को मिली हुई होती हैं जो कि वो लॉज बना सकें या डिस्प्यूट सेटल कर सकें, उनको हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एन एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट।
सुप्रीम कोर्ट की दोनों तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल भी और एपेलेट भी। ओरिजिनल मीन्स जो कि वो एंटरटेन कर सकते हैं, जो कि केसेस वो कर ही सकते हैं, जो उन्हीं के लिए हैं सिर्फ। इट ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इट इज़ ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो होता है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉज बनाए जाने हैं या कोई रिमूव किया जाना है, इनवैलिड बताया जाना है, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेती है। अब उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन से हैं, किस तरह के डिस्प्यूट्स या किस तरह के केसेस हैंडल करती है सुप्रीम कोर्ट, यू विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस। The original jurisdiction extends to those cases which the Supreme Court has authority to hear and decide in the first instance। मतलब कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले डील कर सकती है, जो मीन्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही लड़े जाते हैं केसेस, उन्हें हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, ठीक है। और द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंटरटेन्स दीज डिस्प्यूट्स। इस तरह के डिस्प्यूट्स हैंडल करती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, आपस में विचारों का ना मिलना, इसको हम डिस्प्यूट कहते हैं। तो अगर मान लो कोई दो या दो से अधिक स्टेट्स के विचार नहीं मिल रहे हैं किसी भी बात पे, तो उस डिस्प्यूट को भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है। नेक्स्ट इज a dispute between the union and any state on one side and one or more states on the other side। अब या तो किसी यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में कोई मतभेद है या किन्हीं स्टेट्स के बीच में मतभेद है या यूनियन टेरिटरीज़ के साथ मतभेद है, तो उन सब डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करती है और उसको सेटल करती है। The Supreme Court has the sole jurisdiction with regard to above mentioned disputes। ये सुप्रीम पावर किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की ही होती है। सिर्फ इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकती है और कोई कोर्ट इन केसेस को नहीं लड़ सकते। That is, the above disputes can be heard or decided by any other court, cannot be decided by any other court। समझ आ गया कि कोई और कोर्ट इस तरह के फैसले नहीं दे सकती। फोर्थ वन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंटरटेन सूट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट राइट होता है कि वो जो केसेस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होते हैं उनको भी हैंडल कर सकती है। सच सूट्स कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट्स एज वेल। अब जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस होते हैं वो पहले हाई कोर्ट्स में भी लड़े जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा सकते हैं, बट दोनों की ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस को हैंडल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज केसेस एंड विच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरप्रिटेशन की नीड है, भले ही उसको लॉ को बनाना है, ऐड करना है या रिमूव करना है, ऑल दिस कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल समझ आ गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही केसेस हैंडल किए जा सकते हैं, इसलिए उनको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। लेकिन एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एपेलेट मीन्स कि केसेस दूसरी कोर्ट से लड़कर मीन्स हैंडल कर उसके बाद वहाँ से सेटिस्फैक्शन ना होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन केसेस को हम एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अब हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी हाईएस्ट जुडिशियल पावर है, तो इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अगर कोई बंदा किसी को अपील करनी है, अपने केस डालना है, तो वो हो सकता है पहले छोटे कोर्ट्स में डाले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स में। लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता तो ही कैन गो टू द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील विच इज़ सुप्रीम कोर्ट।
An appeal can be made in the Supreme Court against any judgment of a High Court of in India. अगर किसी ने कोई केस अपना फाइल किया है हाई कोर्ट में और वो हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. द अपीलेट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू द फॉलोइंग केसेस. अब 3 तरह के केसेस वहाँ पर पहुँचाए जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. अब मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो हमारे हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं. तो ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द लास्ट वर्ड. अगर इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करना है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है. लास्ट वर्ड मीन्स उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है. एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट डिससेटिस्फाइड है तो वो हमारा कहाँ सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, हमें सुप्रीम कोर्ट से. जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा फिर वो माना जाएगा. सेकेंड आर सिविल केसेस. अपील्स इन सिविल मैटर्स कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट. अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, सर्टिफाई मीन्स अगर वो ये कह दे कि केसेस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, कि जो हाई कोर्ट में केस लड़े गए हैं, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देती है कि वाकई में ही ये जो केस है एक जनरल इम्पोर्टेंस का है, तो वो हम उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. दूसरा, क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. या हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि ये जो केस है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है. तब सिविल केसेस जो होते हैं, अब आपको पता है सिविल केसेस क्या होते हैं, ऐसे केसेस जो कि लैंड प्रॉपर्टी या मनी ट्रांजैक्शंस के लिए केसेस किए जाते हैं उनको हम सिविल केसेस कहते हैं. तो इस तरह के केसेस जब हाई कोर्ट में से सर्टिफिकेशन हमें मिलता है कि भाई ये केसेस सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकती है, तो हम इन तरह के केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स. अब कोई क्रिमिनल मैटर है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कब कर सकते हैं. 2 तरीके होते हैं. विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब हमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तब कैसे करेंगे, और विद अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, और हमें हाई कोर्ट ही सर्टिफिकेट दे रहा है कि यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. अब पहला देखते हैं, विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट. An appeal can be made in the Supreme Court if the sessions judge has acquitted the accused, but the High Court on an appeal from the government reverses the decisions of the acquittal and sentences the accused to the death. अगर सेशन जज तो उस पर्सन को नॉन गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट की अपील आती है हाई कोर्ट को, और वो उनका डिसीजन जो सेशन कोर्ट जजेस ने दिया था उनके डिसीजन को रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स मीन्स कि उनको एक तो गिल्टी प्रूव कर देते हैं, दूसरा उनको सेंटेंसेस द एक्यूज टू डेथ, मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है. तब वो जज जो केस है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. जो गिल्टी हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. सेकेंड इज हाई कोर्ट हैज़ विथड्रॉन एनी केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हैज़ कन्विक्टेड द अक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. और अगर कोई केस छोटी कोर्ट से आया था, मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट से आया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको दोषी करार कर दिया है और उसको फांसी की या सज़ाए मौत दे दी है, तो तब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि विद अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट मीन्स
हमें हाई कोर्ट ही सर्टिफिकेट कर दे रहा है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस नीड्स टू बी अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर हमें हाई कोर्ट ही कह रहा है कि भाई ये केस आपको सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करना चाहिए, तो वो केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या होती हैं, उनकी सैलरीज क्या क्या होती, कैसे डिसाइड की जाती है, उनकी किसी भी जज के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, किस तरह के जुरिस्डिक्शन या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस क्या है। The Supreme Court has a very important role to play in a federal political system. Its independence is essential for the functioning of a democratic and federal polity. उसकी इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस मीन्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में आके डिसीजन लेता है तो क्या होगा, वो डिसीजन सही प्रूव नहीं होगा। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ मस्ट इन द डेमोक्रेटिक एंड फेडरल पॉलिटी, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है। आपको पता है, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि जो हमारी पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, सबकी अलग अलग होती हैं। और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के मत के अनुसार हमारे यहाँ काम होता है। तो इसलिए द इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ इंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन। अब ये प्रोविजंस है जिससे हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे कब होता है, कैसे होता है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अपॉइंटिंग द जजेस द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से ही अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही उनको करते हैं अपॉइंट। तो द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Thus, neither the executive ministry of law and justice nor the chief justice of India acting on his own can have full control over the judge's appointment. इसलिए ना तो जज का सिंगल डिसीजन होगा, ना ही किसी एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का कोई सिंगल डिसीजन होगा। ये सब आपस की कंसल्टेंसी के बाद ही वो उस जज का अपॉइंटमेंट होता है। दूसरी बात क्या आ जाती है कि पर्सनल फेवरेटिज्म वुड प्ले नो पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर मान लो किसी का पर्सन रिलेटिव है तो कोई फेवरेटिज्म नहीं होता इसमें कि भाई ये हमारा रिलेटिव है तो इनको अपॉइंट किया जाए एज अ जज। कोई ऐसे फेवरेटिज्म नहीं होता फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। दिस हैज़ स्ट्रेंथेंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इसीलिए इस तरह के अपॉइंटमेंट की वजह से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, उसको और स्ट्रेंथन कर दिया है और मजबूत बना दिया है। नाउ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मीन्स जो जज का टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स ऑफ द ऑफिस है, मीन्स जब तक जज अपॉइंट होते हैं और जब तक वो जज रहते हैं, वो क्या उनकी सिक्योरिटी क्या है इसमें। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक वो जज 65 ईयर्स के एज के नहीं हो जाते, उनको नहीं निकाला जा सकता। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उनको रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय द प्रेसिडेंट, और जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं, अगर वो कोई चीज़ एड्रेस करते हैं तो उसी के बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है। द एड्रेस would be presented only after an allegation of misconduct or incapacity has been made against the judge and it has been thoroughly examined by some impartial tribunal. उनको जब ही निकाला जा सकता है जब उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का आरोप लगा हो या उनकी कोई इनकैपेसिटी, कोई जो वो नहीं कर सकते हों, उसके बारे में कोई प्रूवन
सर्टिफिकेशन हो उनके पास, और फिर उनके जो आरोप लगाए गए हैं उनको थरली एग्जामिन भी किया जाता है। कोई नई कमेटी बिठा के इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, कोई अलग से इम्पार्शियल जो कि बिल्कुल निष्पक्ष हो, न्यायाधिकरण करके उनको उनके बारे में पता लगाया जाता है। अब है सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरीज जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जजेस की सैलरीज होती है वो दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारा जो संगठित फंड होता है इंडिया का, उससे चार्ज की जाती है। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस शैल नॉट बी चार्ज्ड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर term of office. Moreover, they are charged on the consolidated fund of India and are not subject to vote of parliament. और पार्लियामेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई हमें परमिशन नहीं लेनी होती कि भाई डिसीजन में कि उनकी सैलरीज क्या होनी चाहिए या कैसे देनी चाहिए, वो कंसोलिडेटेड फंड से ही चार्ज की जाती है। Their salaries cannot be reduced except during financial emergency. जो जजेस की सैलरीज होती है उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर हमारी कंट्री में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो तो। नाउ इज नो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज। अब जज के कंडक्ट पे, उनके कैरेक्टर पे या उनके जजमेंट के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। No discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge in the discharge of his duties. पार्लियामेंट में इस तरह की कोई डिसीजन नहीं होनी चाहिए कि उनका कंडक्ट कैसा है या उनका जजमेंट कैसा था, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट। सच अ डिस्कशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इज़ अंडर कंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट। इस तरह की बातें सिर्फ जब ही हो सकती हैं पार्लियामेंट में, जब उनके रिमूवल की कोई बात चल रही हो पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? अगर कोई पर्सन, अगर कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है और उसको कोई कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है पर्सन, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है कि वो उसको पनिशमेंट। Genuine criticism of a judge is allowed, but nothing should be done to lower the dignity of the court. जज के बारे में डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन तो हो सकता है, वो भी जेन्युइन, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को कोई नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है कि वो उनको पनिशमेंट दे सके। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन फॉर द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। एक बात और है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी केस नहीं लड़ सकते। अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड एनी केस और इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया। किसी भी कोर्ट में या जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर कोई भी रिटायर्ड जज नहीं लड़ सकते। This ensures that the judges, while making decisions, would not be unduly influenced by their former colleagues who are practicing in a court after retirement. इसका मतलब ये कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने कोलीग के डिसीजन प्रभाव में आके कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और या उनके सुपीरियर्स हों, कोई रिटायरमेंट के बाद केस लड़ रहा हो, तो ये अलाउ ही नहीं है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कोई भी केस लड़ें। Next is necessity and importance of the Supreme Court. The importance or necessity of the Supreme Court may be highlighted as under. India has a federal political system. आपको पता है हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो फेडरल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अपनी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में अपनी पावर्स हैं। इन अ फेडरल सिस्टम द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। A federation involves distribution of powers between the central and the state governments. Therefore, the central and state governments
शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इफ सम डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स or between two states, it has to be settled by the Supreme Court. इसलिए अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कहाँ पे, if some dispute arises between the center and the state or between two states, it has to be settled by the Supreme Court. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में, या यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच में, किसी के भी बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सेटल डाउन कर सकती है। दैट इज़ वाई द सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए उसको सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है। सेकेंड इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जो किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब है कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई इशू होता है तो दैट केस कैन बी प्रोटेक्ट इन द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। For the purpose of protecting the rights of the citizens, the Supreme Court and the High Courts may issue the writs or directions to the concerned authorities. Writs आपको हमने डिफाइंस में बता रखा है कि writs क्या होते हैं। Writs are the written documents which can be issued by the Supreme Court or the High Court to the concerned authorities. तो वो उस डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं उस अथॉरिटी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनको, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ न्यू मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट द न्यू सिचुएशंस। अगर कंट्री में किसी तरह की न्यू सिचुएशंस आ जाती हैं तो उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ले सकता है टू मेक अमेंडमेंट्स और चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज अगर करना हो, कुछ भी अडाप्टेशन करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डिसीजन ले सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्प्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू अडाप्ट इटसेल्फ टू बी चेंज्ड कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में कंडीशंस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने में हेल्प करता है। अब इस वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में सारी डिटेल बताई है। इन अनदर वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द हाई कोर्ट्स। उनकी क्या उनके जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी सैलरीज कैसे डिसाइड की जाती हैं, क्या कॉम्पोजिशन होता है, या किसी उस हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सब आपको सेकंड वीडियो में बताई जाएगी। नाउ थैंक यू फॉर दिस वन।